exercise 3.3. क्वेश्चन नंबर 10, इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। जो भी हमें मैट्रिक्स दे रखी होती है उसको हम ए मान लेते हैं। तो जैसे मैट्रिक्स दे रखी है, इसको लिखेंगे गुड इवनिंग, इसको लिखेंगे 3 3 -1 -2 गुड इवनिंग -2 -2 1, और तीसरी रो है -4 -4 2 -4 -5 और 2। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक। अब वो बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि लेट P इज इक्वल टू हाफ A प्लस E डैश बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, be a symmetric matrix, and Q is equal to half A minus A dash be a skew symmetric matrix। अब आपको ये चीज़ ना एग्जाम में अगर आती है तो आपको प्रूव करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसको प्रूव करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाफ ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और हाफ ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। प्रूफ जो इस थ्योरम का था वो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, ठीक है। हमने करा था ना कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक क्यों है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, तो वो हमने कर लिया था। अब मुझे क्या करना है कि ये मैट्रिक्स पी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पी इज इक्वल टू हाफ, एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर लिखिएगा, पहले ए लिखेंगे, ए मैट्रिक्स है 3 3 -1 -2 -2 +1 -4 नमस्ते -4 -5 2 इधर सब पीछे से गुड इवनिंग -4 -5 2। ये तो हो गया ए और प्लस ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा कि जो रोज हैं उनको कॉलम्स बना दो। तो 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई कि बन गई हाफ ए प्लस ए डैश, समझ गए। ए डैश मतलब मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया सीधा। ट्रांसपोज मतलब कैसे कि ये पहली रो है तो इसको पहले कॉलम की तरह लिख दिया, ठीक है। ये दूसरी रो है तो इसको दूसरे कॉलम की तरह लिख दिया, ये तीसरी रो है तो इसको तीसरे कॉलम की तरह लिख दिया। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। हाफ 3 + 3 क्या हो गया 6, 3 + -2 क्या हो गया +1 -1 + -4 यानी कि -1 -4 क्या हो जाएगा -5 -2 + 3 क्या हो जाएगा +1 -2 + -2 यानी कि -2 -2 क्या हो गया -4 1 + -5 तो 1 - 5 क्या हो गया -4 -4 + -1 यानी कि -4 -1 -5 + 1 मतलब -4 और 2 + 2 मतलब 4, ठीक है। गुड इवनिंग। तो ये हमारे पास जो पी मैट्रिक्स आई है ये पी मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गुड इवनिंग, इधर आ जाओ। अब आप ये देखिएगा कि ये तो मेरे पास आ गई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो P इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, ये कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, Q देख लीजिए। Q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश हाफ एक ऐसे ब्रैकेट लगाइए और ये लिखिए, ये क्या है 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2
माइनस ए डैश क्या होगा, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये वाला ये ट्रांसपोज ही तो था, तो 3 3 -1 ऐसे लिखना है, 3 3 -1 को ऐसे लिखना है, 3 3 -1 -2 -1 सेकंड रो में लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में लिखो, -2 -2 1 -4 -5 2 थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है, थर्ड रो में लिखा हुआ है, तो थर्ड कॉलम में लिखो। ठीक है, इसके बाद हाफ ऐसे हो गया, 3 -3 क्या हो गया 0, 3 -2 मतलब 3 + 2 क्या हो गया 5, -1 -4 मतलब -1 + 4 क्या हो गया प्लस का 3, -2 -3 ये क्या हो गया -5, -2 यानी कि -2 + 2 0, 1 -5 मतलब 1 + 5 क्या हो गया 6, -4 -1 यानी कि -4 + 1 ये हो गया -3, -5 -1 मतलब -6 और 2 मतलब 0। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो है आप खुद भी ऐसे भी चेक कर सकते हो, बाई चांस अगर आपको लगे कि नहीं मुझे इसको प्रूव भी करके दिखाना है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक है, देख लो कैसे, ये 6 1 -5 है इस तरह से। ठीक है, अगर इसका पहला कॉलम बना दूँ, मतलब अगर इसका ट्रांसपोज लूँ तो 6 1 -5 ऐसे आएगा, ऐसे भी देखो 6 1 -5। सेकंड रो देखो 1 -4 -4 है। ठीक है, तो अगर इसका सेकंड कॉलम बना दूँ तो 1 -4 -4 ही आ रहा है। ये थर्ड रो है -5 -4 4, इसको ऐसे लिख दो तो -5 -4 4। इसका मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो वो इसी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब T जो होता है हाफ A + A' जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 5 3 पहले रो में लिखा हुआ है, तो 0 5 3 को पहले कॉलम में लिख दो, तो क्या बन रहा है 0 5 0 -5 -3 यानी कि साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, -5 0 और 6 ये दूसरे रो में है, दूसरे कॉलम में लिखोगे तो +5 0 और -6 हो रहा है, यानी कि साइन चेंज हो रहा है। टर्म्स तो सेम है लेकिन साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। समझ गए, करके दिखाऊं उसको? ठीक है, तो बस सीधा सीधा इतना ध्यान रखना है कि हाफ A + A' हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और हाफ A - A' हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फिर क्या करना है, देयरफॉर A = P + Q, तो A = P क्या है हाफ 6 1 -5 1 -4 -4 और -5 -4 +4 BP। ये हो गया, ये हो गया, प्लस Q क्या होगा हाफ 0 5 3 -5 0 6 और -3 -6 0। ठीक है, इसको ऐड करके देखेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स A के ही बराबर आएगा। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिए कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये वाली क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक हो गया और स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। समझ गए? बाकी के पार्ट्स अपने आप करना है इसके। वो 2/2 वाली है फर्स्ट पार्ट, और जो फोर्थ पार्ट है वो 2/2 वाली मैट्रिक्स है, तो बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, और बताइए, और इस एक्सरसाइज में कहीं कोई डाउट आया हो तो बताइए। नहीं, होमवर्क करा? चलिए जी, अगली बार कॉपी लेकर आना। एक्सरसाइज 3.3 तक मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन खुद करके पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको जब सारा का सारा खुद हाथ से करेंगे। उसके बाद जरा देखिएगा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। हाँ जी, अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कराएं कि नहीं? नहीं, मैं करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में इफ A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज, ये AB - BA जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स।
ठीक है, कैसे? ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो क्या करेंगे इसमें? सेम ऑर्डर दिया है, ऑर्डर तो नहीं दिया ना, सेम ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर में जानबूझकर 2x2 ले लूँगा, आसान रहेगा हमारे लिए। मैं ये मिटा रहा हूँ, ये मिटा दूँ, कर रहे हैं अभी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, लेट ए इज इक्वल टू ए बी है, तो ऐसे करेंगे तो ए बी बन गया, सही है? समझ गए कि नहीं बताओ? आप ये देखिएगा कि हमने ए बी लिखा है ऐसे रो में, अगर इसको कॉलम बना दें तो भी ए बी है, ठीक है, और बी ए लिखा है ऐसे, अगर इसको सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दें तो भी बी है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, क्लियर? उन्होंने बोला ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो अब ऐसे ही मैट्रिक्स बी जो है उसको भी कुछ ऐसे ही आसान सा मान लो, जैसे ए बी बी ए लिखा है, यहाँ लिख दो सी डी डी ए, DC क्या हुआ? CI अच्छा हाँ सही है, ठीक है, 2x2 हो गया। अब क्या करें? अब वो बोल रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए बता रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी, तो ए बी माइनस बी ए करो इसको सॉल्व। ए बी क्या है? ए पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, ए बी बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी क्या होगा, सी डी डी सी माइनस बी ए क्या होगा, सी डी डी सी, और ए क्या होगा, ए बी बी ए। ठीक है, ये करने के बाद में अब जरा इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, देखो ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो इसका कॉलम 2 इसका रो 2, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की आएगी। तो पहली रो इनटू पहला कॉलम, तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, ए सी माइनस ए सी ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी, तो ए सी प्लस बी डी, ये समझ गए? पहली रो को इसके पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी, उसके बाद पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो बी सी प्लस ए डी, फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो बी डी प्लस ए सी। ये मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा ए बी, ठीक है, ए बी समझ में आ गया। इसी तरह से बी ए निकालो, बीच का माइनस का साइन है, तो पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो सी ए या ए सी बोल दो, ए सी प्लस बी डी, ऐसे ही पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो सी बी प्लस ए डी, यानी कि बी सी प्लस ए डी कर दो इसको, फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो ए डी प्लस बी सी, फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो बी डी प्लस ए सी, बी डी प्लस ए सी, बीच में माइनस का साइन है ना, तो देखो ए सी प्लस बी डी में से ए सी प्लस बी डी को ही सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो हो जाएगा। ए डी प्लस बी सी में से ए डी प्लस बी सी को ही सब्ट्रैक्ट करना है, अगेन जीरो। बी सी प्लस ए डी में से बी सी प्लस ए डी को ही सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जीरो। और बी डी प्लस ए सी में से बी डी प्लस ए सी को ही सब्ट्रैक्ट करना है, सारे एलिमेंट जीरो आ गए, जीरो 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 जीरो, ये क्या किया, जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें जो हमको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन जो दे रखा है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 12 देखिएगा,
अच्छा ये वाला, ये तो हमें ना याद रखना है कि कभी भी अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज्यूम करने के लिए आ जाए ए बी बी ए ऐसे ले लेना, 2 by 2 ही लेना, 3 by 3 में और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। डायगोनल सेम नहीं, अच्छा हाँ ये भी ठीक है, तो ये भी याद रखने का ठीक है कि ए बी बी, ये भी ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 में है ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। स्कूल में तो मैट्रिक्स कब का खत्म हो गया होगा? स्टार्ट स्टार्ट हुआ है। अच्छा डीपीएससी में भी स्टार्ट ही होगा, अचानक से ये स्पीड पकड़ेंगे। चलिए जी, ए की वैल्यू ये दे दी है। अरे डीपीएससी वाले बहुत डराते हैं, वो अचानक से पता नहीं रॉकेट साइंस फॉलो करते हैं या क्या है, एकदम से भाग जाते हैं। कल तक तो ये हुआ था, आज ये वाला चैप्टर खत्म भी हो गया, दूसरा भी शुरू हो गया। चलिए जी, तो अब ये बोल रहे हैं कि a प्लस ए डैश जो है वो i के इक्वल है, ये इन्होंने दे रखा है गिवन। a प्लस ए डैश इज इक्वल टू i, तो वो बोल रहे हैं कि अब आप अल्फा की वैल्यू बताइए। तो a प्लस ए डैश इज इक्वल टू i, ये i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा तो इसमें देखो a प्लस ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, तो ये क्या हो गया? a प्लस ए डैश। ए डैश क्या होगा? ये जो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो, पहला कॉलम बना दो इसका, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अच्छा ये वाला कर लिया क्या? नोट कर लिया? हाँ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को ऐसे लिख दिया, ऐसे साइन अल्फा कॉस अल्फा सेकंड रो में लिखा है, इसको सेकंड कॉलम में लिखो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। अच्छा ये दे रखा है इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू आई का मतलब a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, आई का मतलब बेटा 1 0 0 1, मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो 0। ठीक, अब क्या करना है? कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, बोलो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो गया? 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो गया? 0 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा आ गया 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1, इक्वेटिंग द corresponding elements, equating the corresponding elements, तो बेटा 2 cos अल्फा 1 के बराबर हो गया, ठीक है ठीक है। तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 को इधर ले जाओ तो cos अल्फा क्या हो गया? 1/2, cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? 60 डिग्री, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री और रेडियंस में π/3, ठीक है। या तो 60 डिग्री बोल दो या π/3 बोल दो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है इसमें से, ठीक है। ये मिटा दो इधर से। हमने ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा था बचपन में, उसमें ऐसा होता था कि जब भी कभी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा था बचपन में, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में ये था कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक तरफ तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता था एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स,
लेकिन अगर x की पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या कहता था, 1/x², ये बोलते थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर x की पावर -1 लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते थे, 1/x, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझसे ये कह दिया जाए कि आप x को x इनवर्स में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 1/x, तो ये x से x कट गया, ये रिजल्ट आ गया 1। इसी चीज़ को अगर हम मैट्रिक्स में कोरिलेट करने की कोशिश करें तो मैट्रिक्स में कभी भी मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमेशा 1 नहीं आएगा। मैट्रिक्स में कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स आएगी। अगर आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स ही तो आएगी, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो मैट्रिक्स ही तो आएगी, नंबर तो नहीं आएगा। तो आप ये देखिए कि अगर एक मैट्रिक्स है ए और अगर एक मैट्रिक्स है ए इनवर्स, तो आप सवाल ये उठता है कि ये ए इनवर्स तो मुझे पता नहीं ये कौन सी मैट्रिक्स होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट में 1 नहीं आएगा, आई आएगा। आई इज यूनिट मैट्रिक्स, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? एक बहुत छोटी सी चीज़ बताई थी, उसमें ये था कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिट होते हैं, यूनिट यानी कि 1 होते हैं, तो इसलिए उसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। और ज़्यादा क्लैरिटी डिटर्मिनेंट्स जब करेंगे तब समझ में आएगा कि इसको यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का भी सॉल्यूशन होता है। डिटर्मिनेंट्स में आप मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ही देखेंगे, उसमें क्या किया जाता है कि दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 1 × 1 माइनस 0 × 0 रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसी 3/3 को कैसे करेंगे? 3/3 का भी सॉल्व करने का रूल होता है डिटर्मिनेंट को, तो वो रूल तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम भी बस ये समझ लीजिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर रिजल्ट 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, 1 नहीं आएगा वहाँ पर, समझ गए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जैसे नॉर्मल हमने एक नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, x × x इनवर्स का मतलब क्या है, x को x के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x से x कट गया तो रिजल्ट आ गया 1। a × a इनवर्स का मतलब क्या है कि a को 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट 1 ना आकर, क्योंकि a और a इनवर्स दोनों मैट्रिक्स हैं, रिजल्ट 1 ना आकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, समझ गए। हाँ, वो भी 1 होता है, बस उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। सवाल आ सकता है ना मन में कि भाई वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 कैसे है ना, तो वो 1 कैसे है वो डिटर्मिनेंट पे पढ़ेंगे, अभी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो a × a इनवर्स इज इक्वल टू आई, मैं इस फंडे को यूज़ करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला भी होता है, उसमें डिटर्मिनेंट्स यूज़ करा जाता है, एडजॉइंट यूज़ करा जाता है, वो हमें अगले चैप्टर में देखना है। लेकिन क्या कोई और तरीका है कि मैं इनवर्स निकाल सकूं? तो एक तरीका होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये मैं बिठा रहा हूँ इधर से, आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। अब ये कहाँ नहीं जा सकता, ये कहाँ नहीं जा सकता, इस साल के सिलेबस का वेट कर लेते हैं। तो मैं इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि 1-2 स्कूल्स में करवा दिया है ये, इसलिए कर रहा हूँ। वैसे 2 साल से ये आया नहीं है, लेकिन 2 साल से कोविड भी था, तो दोनों ही साल से वो कोविड की वजह से इन्होंने सिलेबस को रिड्यूस करा था। तो याद रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे नॉर्मल अरिथमेटिक में 1 बिहेव करता है। 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 को आप 5 में 6 में 7 में किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर वही रहता है। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, वो मैट्रिक्स वही रहेगी एज इट इज, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप नोट करें एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें भी पर्टिकुलरली आप ये लिखें रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ये हम टॉपिक करने वाले हैं, अगर ये पेपर में आया तो आप ये समझ लीजिए कि ये पेपर में तभी आ सकता है जब आपका टर्म 1 और टर्म 2 ये 2 टर्म्स में डिवाइड ना हो सिलेबस, पूरा का पूरा एनुअल सिस्टम हो जाए जैसा कि 2 साल पहले हुआ करता था। ठीक है, तो अगर 2 साल पहले हुआ करता था, अगर वो वाला सिस्टम हो गया, ये तभी आएगा। रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स टर्म 1 के सिलेबस में था, और इसका जो क्वेश्चन है वो इतना लेंथी होता है क्वेश्चन कि वो ऑब्जेक्टिव में तो आपसे पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो जो 2 साल पहले सिलेबस हुआ करता था उसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता था मैट्रिक्स में से, उनमें से एक क्वेश्चन यही है, 6 नंबर का क्वेश्चन इसका वेटेज बनेगा। ठीक, और 2/2 बहुत आसान हो जाता है, 4/4 बहुत मुश्किल हो जाता है, तो 3/3 के ही चांसेस बनते हैं, 3/3 मैट्रिक्स उसके चांसेस बनते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पहला रूल लिखेंगे, the interchange of any 2 rows or 2 columns। वैसे 6 नंबर का तो 4/4 आ सकता है। हाँ, 6 ना नंबर ना ना 4/4 ना, मुझे पेपर है ना जो शीट देते हैं वो CBSE वाले, वो उसमें नहीं आएगी, है ना। तो इस वजह से उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर तरीके के बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे बहुत छोटा लिखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा मतलब समझ रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, हाँ दिल खोल देते हैं बिल्कुल। कुछ के दिमाग में ये रहता है ना कि मैं जितना बड़ा लिखूंगा ज़्यादा पेज भर जाएंगे, तो टीचर को लगेगा बड़ा मेहनती बच्चा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स interchange of any 2 rows or 2 columns इसमें क्या है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, RI, और ये जो साइन होता है ये इंटरचेंज का साइन होता है, इंटरचेंज का, कि इसको उधर और उसको इधर ऐसे कर देते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि क्या चीज़ है। अगर एक मैट्रिक्स A है ना, और ये मैट्रिक्स ऐसी है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, तो मैट्रिक्स में मैं ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैं इसमें बदलाव करना चाहता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि हम मैट्रिक्स में बदलाव कर दें, ऐसे ही बदल दें कुछ भी, है ना, तो क्या वो पॉसिबल है? हम ये कहेंगे ऐसे ही तो कोई चीज़ बदलना पॉसिबल नहीं है। दोबारा बोलो, अरे 1 4 7 के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि ये A है। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैंने ये देखा बेटा ये, अच्छा मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिखा है रो ट्रांसफॉर्मेशन। सिलेबस में केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ करता था। ठीक है, 2 साल पहले तक रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी है, वो नहीं है सिलेबस में, वो कभी था ही नहीं। CBSE में वो कभी रहा ही नहीं है सिलेबस में। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं करना है, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करना। मतलब अगर मान लो मैं ऐसे कर दूँ R1 इंटरचेंज विद R2, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब ये A क्या हो जाएगा 4 5 6 ऊपर 1 2 3 नीचे, मतलब R1 और R2, रो 1 और रो 2 ने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। तो 4 5 6 ऊपर 1 2 3 नीचे, और 7 8 9 का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, तो जैसे था वो वैसे ही। तो क्या ये करना अलाउड है? क्या ऐसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं? हम ये कहेंगे देखिए वैसे तो अलाउड नहीं होता, लेकिन जब मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मैं मैट्रिक्स की इक्वेशन बनाकर चलूँगा, और इक्वेशन में दोनों तरफ सेम तरीके का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि इधर भी 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड कर दिया, LHS में भी 2 ऐड करा, RHS में भी 2 ऐड करा, तो दोनों तरफ सेम तरीके का ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। तो जब भी कभी ये ऑपरेशन लगेगा तो दोनों साइड लगेगा। ठीक, तो पहला रूल तो ये होता है, ये मुझे यूज़ करना पड़ता है इसमें सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करके हमको निकालना अल्टीमेटली इन्वर्स है। ये मिटा रहा हूँ। R1 R2 ये क्या है, R1 का मतलब हो गया बेटा ये जो है ना, ये वाली रो, ये फर्स्ट रो, इसको मैं बोल देता हूँ रो 1,
सेकंड को बोल देता हूँ रो 2 और थर्ड को बोल देता हूँ रो 3। इसी तरह से पहला कॉलम होगा C1, दूसरा कॉलम C2 और तीसरा कॉलम C3। तो हमने करा क्या है, हमने R1 और R2 इन दोनों को पलट दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो 4, 5, 6 को बिठा दिया R1 की जगह पर और 1, 2, 3 को R2 की जगह। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट नोट करें द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स सेकंड है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम the multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number number by a non-zero number। ये क्या है, ये देखिएगा, अगर ये दे रखा है हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसी कि हमको हर रो के हर एलिमेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया R1, ये एरो लगाते हैं यहाँ पर, इक्वालिटी साइन नहीं लगाते, R1 एरो का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, कि R1 का क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं, 2R1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि केवल रो वन में आपको 2 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बाकी को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ एक रो को। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, मैट्रिक्स में कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन था, तो कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर केवल एक रो के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वैलिड क्यों है, क्योंकि इक्वेशन में करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, मैं भी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा उसको। तो R1 ट्रांसफॉर्म टू 2R1, इसका मतलब क्या है कि अब आपका A क्या हो जाएगा, 1 into 2 2, 2 into 2 4 and 2 into 3 6, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद तीसरा रूल नोट करेंगे, तीसरा रूल है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम the addition to the elements of any row or column comma the corresponding elements of any other row or column the corresponding elements of any other row or column, कॉपी करनी शोर मचाती है क्लास के दौरान तो वाइट बोलती है, तो अभी वो ऐसे ही करती हुई जा रही थी जानबूझकर। और अभी आपने ध्यान से सुना नहीं, क्या बोल रही थी, क्रोकोडाइल ये बोल रही थी, है ना। तो क्या है कि क्रोकोडाइल कितना खतरनाक होता है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक बार ये जू खुल जाए, मैं इसको दिखा दूँ, बेटा ये है क्रोकोडाइल, उसको देख लेगी फिर पता चल जाएगा। आप क्रोकोडाइल नहीं बोलूँगी, क्यों, इनके कार्टून जैसे आते हैं उसमें क्रोकोडाइल को ऐसा बना देते हैं जैसे बहुत ही अच्छा एनिमल है ना, और उसको देख लो आप तो देख कर हालत ख़राब हो जाए, अच्छा खासा आदमी डर के भाग जाए वहाँ से। कोई बात नहीं सर, आप
भी ऐसे ही करते हैं। अरे ये सब कोविड के साइड इफेक्ट्स है। कोविड के साइड इफेक्ट्स हैं, इनमें बच्चे ज़्यादा खेल ही नहीं पाए, सब अपना टीवी कार्टून वगैरह देखकर ही बड़े हो रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा खुला है, मैं चाहता हूँ कि अब खुल ही जाए ढंग से। मैं PUBG खेल के बड़ा हुआ। और पबजी के अलावा एक और भी तो होता है वो डोरेमोन। नहीं वो तो नहीं है अच्छा, मैंने सुना है 9th 10th 11th 12th इनके बच्चे देखते हैं डोरेमोन, शिनचैन। नहीं मैं वो देखता हूँ नहीं ड्रैगन बॉल। चलिए जी, handle the row or column multiplied by any non-zero number। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वो क्या लिखवाया गया है। सब पढ़ तो मैं पा रहा हूँ बस। नोट कर लो बस जस्ट अभी, ये 3 ही रूल्स हैं, ये तीसरा रूल है। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे होता है कि RI इज इक्वल टू RI प्लस के RJ प्लस के RJ। अब वो प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा कि मैंने माना कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ रो 2 को करना चाहता हूँ किसी दूसरी रो को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अप्लाई, मैं ऐसे लिख देता हूँ, अप्लाई R2 ट्रांसफॉर्मेशन R2 प्लस 2R3। तो बेटा यहाँ जो लिखा हुआ है ना R2 में चेंज करना है हमको, सिर्फ R2 में चेंज करना है, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेंगे। तो इसमें मुझे क्या करना है, सही लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए मुझे लिखना होगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ एक एग्जांपल लेकर, इसको इक्वेशन में यूज़ कैसे करना है और इन्वर्स कैसे निकालना है वो भी आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थोड़े से शुरुआत में टफ लगेंगे, फिर आएगा समझ में। तो अब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है, केवल R2 का। तो एरो के लेफ्ट साइड में जो चीज़ लिखी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन उसी का हो रहा है, सिर्फ उसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे R1 ट्रांसफॉर्मेशन 2R1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि R2 और R3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो R2 और R3 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चेंज क्या हुआ, केवल 2R1 चेंज हुआ, मतलब केवल R1 चेंज हुआ, R1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। वही काम यहाँ पर करना है कि R2 लिखा हुआ है तो बेटा R1 पर, रो 1 पर और रो 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रो 1 क्या है 1 2 3, रो 3 क्या है 7 8 9। लेकिन रो 2 में अब किस तरह से चेंज होगा वो देखिएगा। R2 में आपको 2R3 ऐड करना है। तो 2R3 का मतलब क्या है, R2 में आप R3 वाला जो टर्म है उसमें 2 मल्टीप्लाई करके और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाओ। जैसे R2 का पहला एलिमेंट क्या है 4 और R3 का पहला एलिमेंट क्या है 7। तो R3 सिर्फ R3 नहीं है, R3 में 2 भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 7 सा क्या हो गया 14 और 14 प्लस 4 18। तो यहाँ 18 लिखेंगे, नहीं समझे? दोबारा बताता हूँ, हमें क्या करना है, R2 में चेंज करना है, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है कि R2 में आप 2R3 ऐड कर दें, 2R3 यानी कि R3 का वो एलिमेंट ऐड करें जो करस्पॉन्डिंग हो, लेकिन उसमें 2 मल्टीप्लाई करके। तो R2 का पहला एलिमेंट है 4, तो बेटा 4 तो एज इट इज, ठीक है। R3 का पहला एलिमेंट क्या है 7, लेकिन 7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 और 14 प्लस 4 18। इसी तरह से R3 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट क्या है 8, तो 8 2 ज़ा 16 और 16 प्लस 5 21। इसी तरह से तीसरा एलिमेंट क्या है 9, 9 2 ज़ा 18 और 18 प्लस 6 24। तो ये हमारे पास इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करो, ये तो सबसे आसान है। दूसरा रूल क्या है कि किसी भी एक रो में कोई भी आप एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड भी करा जा सकता है। डिवाइड में क्या होगा, जैसे 2R1 लिखा हुआ है तो 1/2R1, 1/2 को मल्टीप्लाई करने का मतलब यही तो है कि 2 से डिवाइड करना, वो भी करा जा सकता है। और दूसरा ये है कि R2 में मान लो मैं चेंज कर रहा हूँ, अच्छा यही काम अगर R3 में करना होता तो R3 में भी कर सकते थे, समझ गए? तो अब क्या करेंगे, अब इनको यूज़ करके इन्वर्स कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। सर R2 माइनस 2R3 हो जाता है, तो पॉजिटिव साइन जो होगा वो नेगेटिव में चेंज हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता जो है। positive अगर मैं elements R2 माइनस 2R3 करूँगा हाँ। तो मुझे 4 में से 7 2 ज़ा
14 सब्ट्रैक्ट करना होता तो ये आ जाएगा -10, ठीक है। 5 में से 16 सब्ट्रैक्ट करूँगा -11, तो हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब होगा, है ना। अब देखते हैं जी अगला, कुछ पूछ रहे थे शिवांगी? एग्जाम्पल नंबर 23 है, पेज नंबर 92 पर। मुझे ये 3 रूल्स यूज़ करने होंगे, जैसा जैसा मुझे लगेगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी वैसे वैसे करेंगे। अच्छा, इसमें एक प्रोसीजर बना रखा है मैंने, वो प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन है वही प्रोसीजर लगा देना सब में, तो आपको पहले से ही पता होगा कि ये क्वेश्चन आ गया तो ये मेरे को करना ही करना है और बिल्कुल ठीक करना है, समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 23 है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 2 -1। एग्जाम्पल 23, एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल टू 1 2 2 -1, 1 2 2 -1। अभी क्या करना है, जैसे मैट्रिक्स A है ना, या कोई भी नंबर है, मान लो 2 है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 2, 1 × 2 लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर मैट्रिक्स A है तो मैट्रिक्स A को I × A लिख दूँ, क्योंकि I 1 की तरह ही एक्ट करता है, तो A को मैंने लिख दिया IA। ये समझ में आ गया भाई। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि मैंने A इज इक्वल टू A ही लिखा है और उसमें I मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स एज इट इज रहती है, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्ट्स लाइक 1, ठीक है, वो 1 की तरह एक्ट करती है, तो 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई करो वैसा ही रहता है, समझ गए, ठीक। अब जो ये A है, इस A को क्या बोलेंगे, 1 2 2 -1। इस I को क्या बोलेंगे, 1 0 0 1। और ये जो A है ना, इस A की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, इस A को A ही लिखा रहने दो यहाँ पर बस, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं इधर मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना चाहता, मैं इस A को A ही लिखा रहने देता हूँ, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब एक चीज़ ध्यान रहे कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, ये जो आई है, इसका तो कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे इसमें चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन जो ये वाली मैट्रिक्स है, मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बनाएंगे किस तरह से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इस तरह से बनाएंगे कि मुझे लगाना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मैं करूँगा क्या, मैं पहले कॉलम को सेट करूँगा। पहले कॉलम को कैसे सेट करना होगा, कि कॉलम ऐसे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एलिमेंट को 1 बनाना है। मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही 1 है, पहले से ही 1 है। हाँ, हम क्या करेंगे कि मैं इस वाली मैट्रिक्स को ऐसा बनाना चाहता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना चाहता हूँ। तो आइडेंटिटी क्यूब का जवाब ना क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, बिल्कुल लास्ट में मिलेगा और बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये सब कुछ हमने क्यों करा। अभी बस ये समझिए कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, ये पहला एलिमेंट 1 है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ। मतलब मुझे क्या बनाना है, 1 0 0 1, मुझे ऐसा बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पहले एलिमेंट को 1 बनाऊंगा, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही 1 है, ठीक है। फिर मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ये एलिमेंट 0 कैसे बनेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। तो मैं सिर्फ इस एलिमेंट पे ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा, मुझे लगाना है तो फिर पूरी रो में लगाना है। ये 2 किस में है, सेकंड रो में है, तो सेकंड रो को ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करूँगा, R2 ट्रांसफॉर्म्ड टू R2 -2 R1। सोचो, समझ गए कि नहीं भाई। R2, अच्छा, अगले एलिमेंट में कुछ भी बिगड़ता रहे, इस मैट्रिक्स का कुछ भी बिगड़ता रहे, कोई मतलब नहीं। मुझे बस इस पर नज़र रखनी है कि मुझे इसको 0 बनाना है। तो 2 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 0 बन जाएगा, ठीक है। 2 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 0 बन जाएगा। तो 2 में से 1 × 2 अगर मैं कर दूँ
तो 1 किस में लाई कर रहा है, R1 में, तो R1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ठीक है, और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। आगे का कुछ भी बिगड़ता रहे वो बाद में संभालेंगे उसको, समझ गए? ठीक, तो हमने क्या करा, R2 माइनस 2R1, देख लीजिए रूल्स मेरे पास 3 है। पहला रूल है इंटरचेंज कर दो किसी भी रो को, इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इंटरचेंज किसको किससे करोगे यार, R1 को R2 से इंटरचेंज करोगे तो ये 1 तो नीचे आ जाएगा, है ना, और 1 मुझे ऊपर चाहिए था, तो उस 1 को छेड़े बिना इस 1 को ऐसे रहने दो, इसको 0 बनाना है। दूसरा क्या था कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं भाई, इस 2 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो तो सब कुछ तबाह कर देगा, तो नॉन ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करना है, 0 से कहीं मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर लेना है हमेशा, रूल है, रूल है, 0 से नहीं करना, ठीक। उससे एक और नुकसान होगा, उस पर आता हूँ मैं बाद में, पहले ये देखिए R2 माइनस 2R1, ठीक। तो अब क्या होगा कि बेटा R1 R2 में चेंज हो रहा है तो R1 विल रिमेन द सेम, 1 2 ये सेम रहेगा, इज इक्वल टू, इसी तरह से जो ये रूल जो मैं लगा रहा हूँ ये इधर लगेगा तो बेटा इधर भी लगेगा, इक्वेशन है तो दोनों तरफ लगेगा, तो इसका भी रो 1 सेम रहने वाला है, 1 0, और इधर ए। अब देखिए R2 में से 2R1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 4 क्या बन गया, माइनस 5, माइनस 1 माइनस माइनस है बीच में, माइनस 2 इंटू 2 तो माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो गया, ठीक है। और इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, साइड में ना एक लाइन खींचकर रफ वर्क लिख देना, वहाँ पर कर लेना, सच बता रहा हूँ ये प्लस माइनस की बच्चों वाली गलती बहुत होती है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जरा देखिएगा 0 में से 2 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो 0 माइनस 2 क्या हो गया माइनस 2। 1 में से 0 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 इंटू 2 तो 0 होता है, 1 माइनस 0 क्या होगा 1, ठीक है। मेरा एक काम हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है मुझे लेफ्ट हैंड साइड में, भाई पहला कॉलम मेरा हो गया 1 0 हो गया, समझ गए, पहला कॉलम मेरा 1 और 0 हो गया। अब मुझे दूसरा कॉलम बनाना है, तो दूसरे कॉलम में हम ये सोचेंगे कि दूसरे कॉलम में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2x2 ऑर्डर की, ये ऐसे होती है 1 0 0 1, तो दूसरे कॉलम का पहले ना 1 वाला एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी पहले 1 वाला एलिमेंट बनाना था, बनाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि वो पहले से ही 1 था, तो दूसरे वाले कॉलम का पहले 1 बनाते हैं एलिमेंट। 1 कैसे बनाओगे, 1 बनाने में समस्या बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आप क्या सोचो, नहीं सेकंड वाला रूल यूज़ करो ना, सेकंड वाला रूल यूज़ करिए। जब भी कभी 1 बनाना है तो आप क्या करो, ये जो -5 है ये वाली रो है, इसका मेरे को 1 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो -1/5 से, बस। सेकंड वाला रूल जिसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, आप यही करना है, आपको यही करना है, कोई और फंडा मत लगाना। मन में आता है कि नहीं मैं इसमें एक काम करूँगा, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा 1 बन जाएगा, भाई ये भी बिगड़ जाएगा, मुझे इसको नहीं बिगाड़ना, ठीक है। तो याद रखना कि मैंने पहला कॉलम कर दिया, तो जो आपको फंडा बता रहा हूँ उस फंडे से आपका पहला बना बनाया कॉलम कभी बिगड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं बिगड़ेगा, ठीक। और ये 3x3 पर भी यही रूल अप्लाई होगा, उसमें मैं इतना सा भी चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। तो हमें पहले क्या बनाना है, कॉलम जो भी कॉलम होगा पहले उसका 1 वाला एलिमेंट बनाना है, तो 1 यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि था 1, अब इसको 1 बनाना है, तो आप इस रो को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, -1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अप्लाई R2 में चेंज लाना है केवल, R2 इज इक्वल टू -1/5 इंटू R2, ठीक है। अच्छा बस R2 ही करना है, केवल रो में ही लगाना है, जो भी रूल लगाना है लगाना ही रो में है, कॉलम कॉलम में कुछ नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, वो किस में चेंज हो रहा है, केवल R2 में, तो R1 विल रिमेन द सेम, R1 को सेम रहने दो दोनों तरफ का, तो 1 और 2 सेम रहा, इस तरफ 1 और 0 सेम रहा, नहीं आ रहा समझ में, हाँ ये वाला आ गया था। इस वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे
-5 है, अगर किसी का भी 1 बनाना है तो उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा। क्वेश्चन में ये हर एक में यही फंडा यूज़ करना है, ठीक है ना। मैं इसमें दिमाग लगाने का मौका नहीं दूंगा किसी को भी, आपको दिमाग लगाना नहीं है, मैं एक ही सेट बताता जाऊंगा, 3 रोज होगी तो भी यही करना है। तो आप 3-4 क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, आप 3-4 करने के बाद पक जाओगे, क्योंकि मैं सेम ही फंडा बताऊंगा सब में, तो सेम स्टेप फॉलो करना होगा आपको, ठीक है। अब जरा देखिएगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, वो आपका जिम्मा है, ठीक। तो आप जरा देखिए, जब 0 को -1/5 से मल्टीप्लाई करा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, 0 ही रहा। -5 को -1/5 से मल्टीप्लाई करा तो ये 1 बन गया। अब इधर देखिए, -2 को -1/5, R2 वाला फंडा इधर भी अप्लाई होगा, -2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2/5, ठीक है। और 1 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -1/5, ठीक है। 1 0 बन गया, अब ये 1 बन गया। अब इस 1 को यूज़ करते हुए इसे 0 बनाना है, जैसे इस 1 को यूज़ करते हुए इसे 0 बनाया था, ऐसे ही अब इस 1 को यूज़ करते हुए इसे 0 बनाना है, ठीक है। तो देखना, सुनिए जरा, अब मुझे इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो ये किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस में लगाएंगे, R1 में। तो इसमें से अगर इस वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 - 2 कर दूँ तो 0 हो जाएगा। तो 2 - 1 × 2 ऐसे लिख लेना साइड में, 2 - 1 × 2। तो भाई 2 तो हमारा क्या था, पहली रो, यानी कि क्या था ये, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर ऑनलाइन वालों को, मेरे को 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मैं इस 1 को यूज़ करके इसे 0 बनाना चाहता हूँ। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो 2 - 1 × 2 हो जाए, बस, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये 2 किस में लाई कर रहा है, रो 1 में, तो लिखो R1 -1 किस में लाई कर रहा है, रो 2 में, तो रो 2 × 2। तो आपने R1 में से 2 R2 को सब्ट्रैक्ट करा, तो आप क्या लिखेंगे, अप्लाई R1 ट्रांसफॉर्म्ड टू R1 - 2 R2, ठीक है, समझ गए। हमें इसको ही यूज़ करना है, कोई और चीज़ यूज़ मत करना, नहीं तो मैं तो इस 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। रो में ही छेड़ाखानी करनी है, कॉलम में नहीं करनी, ठीक है। लिखा हुआ आता है यूजिंग ERT, तो ERT लिखते ही ये लगता है कि पता नहीं कुछ अलग चीज़ पूछ ली, वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो में ही ट्रांसफॉर्मेशन करना, कॉलम में नहीं करना। तो देखिएगा, तो बेटा चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ रो 1 में आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे रो 2 को छेड़ना ही नहीं है, रो 2 को सेम लिखना है दोनों तरफ। तो रो 2 है इधर 0 और 1 इज इक्वल टू, इधर रो 2 कितनी है, 2/5 - 1/5, और इधर ए लिखो। अभी ये सवाल का जवाब देना है मुझे, ये ए क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी तो ए मैट्रिक्स लिखनी चाहिए थी, अभी बताना है। खैर, R1 - 2 R2, तो 1 - 2 × 0, 1 - 2 × 0, 2 × 0 क्या होगा, 0, तो 1 - 0 क्या होगा, 1 ही तो होगा, 1 हो गया। 2 - 1 × 2 क्या हो गया, 0, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब इधर भी तो ये फंडा यूज़ करेंगे, R1 - 2 × R2, तो 1 - 2 × 2/5, 1 - 2 × 2/5, तो 5 - 4/5 क्या हो गया, 1/5। तो ये पहला एलिमेंट आ गया बेटा 1/5, समझ गए, ठीक है। फिर अगला R1 - 2 R2, तो ये वाला एलिमेंट, तो 0 - 2 × -1/5, 0 - 2 × -1/5, तो ये क्या हो गया, प्लस का 2/5, तो प्लस का 2/5। अब समझ गए, ठीक है। अब क्या करना है, क्लियर है। अब क्या करना है, ये जो 1 0 0 1 है इसको लिखो I, और ये हो जाएगा, इसमें से चाहे तो 1/5 कॉमन ले लो, हर एक में अपॉन में 5 आ रहा है, तो 1/5 ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा मैट्रिक्स में, 1 2 2 -1, और इधर है A,
अब उस ए का इलाज करते हैं। ये जो ए है, इस ए को इधर ले आओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आई अपॉन ए लिख दूँ, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए लिख दो इज इक्वल टू 1/5 1 2 2 -1, ठीक है। ये जो अपॉन में ए लिखा हुआ है, इसको ए की पावर -1 लिखा जा सकता है, ए की पावर -1, तो आई इंटू ए की पावर -1 इज इक्वल टू 1/5 1 2 2 -1, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, इसको किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या रह गया, ए इनवर्स, और यही मुझे निकालना था। इस वजह से वो जो ए था, उस ए को मैंने छोड़ा नहीं था, मुझे पता था कि यहाँ जो ये मैट्रिक्स आएगी यही ए इनवर्स आएगी, इस ए को मैं इधर ले आऊँ, जो ए इनवर्स नहीं है 1 2 2 -1, आंसर देखना यही है ना। इन्होंने 1/5 को कॉमन नहीं लिया, हमने कॉमन ले रखा है 1/5 2/5 2/5 -1/5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला ए इनवर्स। अब पेज नंबर 93 पर जो ए इनवर्स निकाला है 3 स्टेप्स में, शुरुआत के 3 स्टेप देखो, उसके बाद ऑल्टरनेटिवली जो लिखा हुआ है उस पर क्रॉस लगा दो। नीचे वाला पोर्शन उसमें इन्होंने इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करा है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स पर। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं आपको केवल 3.4 के 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर ना भी, अगर दोनों में से एक भी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, ठीक है। लेकिन ट्राई ज़रूर करें, हर बच्चा ट्राई ज़रूर करें। पहले ही बता रहा हूँ, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस कम से कम 3 4 या 5 बार आप ट्राई करेंगे, मतलब 3 4 या 5 क्वेश्चंस आप बर्बाद करेंगे, तब जाकर आप समझ पाओगे कि हाँ ऐसे करना है, ठीक है। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन 3.5 का, क्वेश्चन नंबर 3.4 का, सॉरी, क्वेश्चन 1 और 2, लेकिन ट्राई ज़रूर करें, बिना ट्राई करे मत आना, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ नया नया, नई दुनिया, नया पबजी के बाहर भी एक दुनिया है। चलिए जी, देवशी क्लियर है इतना? चलिए ठीक है, ट्राई करना बेटा। ओके, बड़ी जी आज देख लिया।